हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन जो कवर करना है टॉपिक वो है वॉल्केनो। वॉल्केनो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। इसके पहले अपन ने बेसिक 3-4 पॉइंट देख लिया है, जियोमॉर्फोलॉजी देख लिया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख ली है और उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह भी कवर कर ली है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उसके आगे का वॉल्केनो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वॉल्केनो एंड वॉल्केनिज्म, ये दो चीज़ है, दो पॉइंट है। वॉल्केनो क्या होता है? जब मैग्मा या लावा एक पोर से वेंट आउट बाहर निकलता है, इसको कहते हैं वॉल्केनो। लेकिन वॉल्केनिज्म इज अ होल प्रोसेस इन विच सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, कमिंग आउट ऑफ लावा एंड मतलब जब बाहर निकलना, अंदर के लावा का अंदर से बाहर निकलना, उसका सॉलिडिफाई होना और जिस एनर्जी की वजह से निकल रहा है उसका जो पूरा होल प्रोसेस है वो है वॉल्केनिज्म। लेकिन वॉल्केनो क्या है? कमिंग आउट ऑफ लावा फ्रॉम अ वेंट, ये है वॉल्केनो। एंड द होल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वॉल्केनो लाइक कमिंग आउट ऑफ लावा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा एंड डिफरेंट वेरियस एनर्जीज इन्वॉल्व इज वॉल्केनिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्केनो आता कहाँ पे है या वॉल्केनो बनता क्यों है। ठीक है, एक सिंपल सी सिचुएशन है, आपको याद रखनी है कि वॉल्केनो बनता कहाँ है या वॉल्केनो सिचुएशन क्या है, वो कंडीशन क्या है। वॉल्केनो बनने के लिए पहली जो प्राइमरी सिचुएशन है ना, उसमें एक ओशियनिक प्लेट होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ओशियन प्लेट हो या फिर कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट हो। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो, ये एक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, एक ओशियन की प्लेट है। ठीक है, होता क्या है, कॉन्टिनेंट की प्लेट की डेंसिटी कम होती है, ओशियनिक प्लेट की ज़्यादा होती है, तो ओशियनिक प्लेट सब्जेक्ट हो जाता है कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे। ठीक है, और ये नीचे आपको पता है दोनों प्लेट के नीचे स्फीयरोस्फीयर है जो कि मैग्मा से भरा हुआ है। जब ये ऐसे जाता है ना, तो जब ये घुसेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्मा है वो टच में आएगा इस लेयर के थ्रू, ऐसे निकलने के लिए, तो वहाँ से लावा या मैग्मा निकलेगा, तब वॉल्केनो बनेगा। या फिर दोनों ओशियनिक प्लेट हो, तो दो ओशियनिक प्लेटों में क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली लो होगी वो सबडक्ट होगी, फिर वहाँ से लावा निकलने का चांस बनेगा। और जहाँ पे सिर्फ कॉन्टिनेंट प्लेट होगी वहाँ पे वॉल्केनो निकलेगा ही नहीं। अब इसी को रिवर्स करके पूछा जा रहा है कि हिमालय में वॉल्केनो क्यों नहीं है, क्यों हिमालय में वॉल्केनो नहीं है? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट से बनी हुई है, और जहाँ भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट इन्वॉल्व होगी वहाँ पे वॉल्केनो नहीं बनेगा। वॉल्केनो बनने के लिए एक ओशियनिक प्लेट का होना जरूरी है, एक तो होना ही चाहिए। अब दो हो तब भी होगा, एक है तब भी होगा, मतलब ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट है तब भी होगा और ओशियन प्लेट है तब भी होगा। ये हो गया बेसिक सा कि वॉल्केनो बनना कहाँ चाहिए, कंडीशन क्या चाहिए, वॉल्केनो होता क्या है और वॉल्केनिज्म क्या है। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं अगला, कि जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, जब वॉल्केनो बनता है तो वॉल्केनो से तीन चीज़ें मेनली निकलती हैं। क्या क्या निकलती हैं? पहला है वाटर वेपर, ठीक है, दूसरा है मैग्मा या फिर लावा, और तीसरा जो है वो है पायरोक्लास्टिक मटेरियल या फिर ब्रोकन रॉक। पिछले साल यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, 23 में शायद 22 में, कि कौन कौन से जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है, आप उठा के पढ़ना, मिल जाएंगी। जो चीज़ें एनसीईआरटी में प्रायोरिटी हो रही है कि वो जल्दी से कवर किया जाए, वो अच्छे से कवर किया जाए, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्केनो हो गया। वॉल्केनो में क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं? सब वाटर वेपर, मैग्मा, लावा, पायरोक्लास्टिक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है ना वो है वाटर वेपर, कितना? 60%। ठीक है, किस फॉर्म में? सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में, सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, और ऑक्साइड्स भी होती हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस में कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी, आपको CO2 मिल जाएगी, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगी और आपको मीथेन भी मिल जाएगी। ये वाटर वेपर के साथ ये गैसेस निकलेंगी। ठीक है, और 60% कंस्टिट्यूएंट किसका होता है वॉल्केनिक इरप्शन में? वाटर का होता है। ये पहला चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब अगला जो होता है मैग्मा या लावा। मैग्मा या लावा दो तरह का होता है। मैग्मा या लावा, एक होता है एसिडिक, ठीक है, और एक होता है बेसिक। ठीक है, एसिडिक जो होता है वो उसमें क्या होता है कि सिलिका का
एसिडिक का सिंपल सा मतलब क्या है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका, सिलिका ज़्यादा होता है और आयरन कम होता है। ठीक है, सिलिका सिंपल सा है, सिलिका ज़्यादा होता है, एसिडिक में आयरन कम होता है। सिलिका ऑक्साइड बनाता है जो कि जिसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब उसकी बाइंडिंग पावर ज़्यादा होगी, और जब बाइंडिंग होगी तो विस्कस ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना। तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब ये जल्दी से फ्लो नहीं कर पाता है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं बेसिक में, बेसिक में होता है फेरस ज़्यादा होता है, तो ये जल्द से ही वेंट आउट होगा ना, ये फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि फेरस का है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है और इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। एसिडिक की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और बेसिक की विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा वो करता है, ज़्यादा दूर तक फ्लो होता है। ठीक है, अब सीधा है, फेरस है तो डार्कर इन कलर है, जो बेसिक वाला है ये डार्कर इन कलर है। ठीक है, और जो एसिडिक वाला है ये लाइटर इन कलर है, क्योंकि SiO2 से मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड वगैरह से बना हुआ है, तो ये लाइटर इन कलर है, सिलिका है मेनली। ठीक है, और जो इसका फ्लूइड होता है नेचर, वो हाई फ्लो करता है, ये कम फ्लो करता है, मतलब ये कम फ्लो करता है। ये दो चीज़ है, तीन याद रखो बस, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, बाकी बेस आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे कवर हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसका डायग्राम मैं बना के समझाऊँ आपको, तो जैसे एसिडिक वाला है तो एसिडिक वाला मान लीजिए ऐसे है, अब यहाँ से बाहर आ रहा है तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा फ्लो करेगा, लेकिन यहीं पे अगर ये कोई वॉल्केनो है यहाँ से वेंट आउट हो रहा है तो ये एकाएक फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि विस्कोसिटी, सारा खेल है विस्कोसिटी का। ठीक है, जो हाई विस्कस होगा वो लेस फ्लूइडिक नेचर होगा, और वाइस वर्सा हो जाएगा, जो कम विस्कस होगा वो हाई फ्लूइडिक नेचर होगा। अगला आता है अपना पायरोक्लास्टिक। ठीक है, पायरोक्लास्टिक में क्या है, वॉल्केनिक ऐश वगैरह होगा, वॉल्केनिक ऐश होगा, वॉल्केनिक डस्ट होगा, क्या होगा, वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक डस्ट। ठीक है, एक टर्म यूज करते हैं जिसी लियोंग में वॉल्केनिक, एक टर्म यूज करते हैं जिसी लियोंग में वॉल्केनिक बॉम्ब। ठीक है, जिसे अपन कहीं कहीं पेबल्स भी पढ़ा जाता है। और एक चौथा आता है लार्ज स्टोन, जब टूटता है तो लार्ज स्टोन, और जो कि देखिए ये ले जाके कहीं ना कहीं क्या है, पॉल्यूशन का डायरेक्ट कॉज करता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनिज्म क्या है, वॉल्केनो क्यों आता है, क्या कंडीशन चाहिए, कौन सी प्लेट्स होनी चाहिए। उसके बाद कंस्टिट्यूशन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक जब इरप्शन उसमें क्या क्या होता है। अगर वाटर होता है, मैग्मा होता है, लावा होता है। वाटर होता है तो 60% होता है, उसमें कौन कौन सी ऑक्साइड होती है याद रखना होता है। मैग्मा और लावा होता है तो उसमें किसमें फेरस पाया था, किसमें सिलिका पाया था, इसमें सिलिका पाया था, उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, और इसमें फेरस पाया था उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, फ्लूइडिक नेचर कैसा होता है। फिर आता है पायरोक्लास्टिक में, तो उसमें कौन कौन सी एयर्स पाई जाती हैं, वो डायरेक्टली सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, ये आपको याद रखना है। आगे का देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का। किसका? वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म दो होते हैं, अपन ने एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ा था, वो भी दो, एक अंदर से एक बाहर से, ऐसे सिस्टम यहाँ पे है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म दो पार्ट में है। ठीक है, एक पहला है एक्सटेंसिव, ठीक है, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सटेंसिव ऊपर, एक इंट्रिंसिव इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर। ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। वॉल्केनो में दो तरह का लैंडफॉर्म बनता है, इंट्रिंसिव, एक्सटेंसिव। इंट्रिंसिव बोले तो अर्थ के अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंसिव बोले तो अर्थ के बाहर का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरा डायग्राम बना रखा है मैंने कि एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। ये इंट्रिंसिव प्लेटफॉर्म है, होता क्या है, ये बैथोलिथ है। ये लार्ज मास है किसका, इग्निशियस रॉक का, ठीक है, जो पूरा बेस बनाया हुआ है, बैथोलिथ बनाया हुआ है। तो सीधा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, लार्ज मास ऑफ इग्निशियस रॉक। इसलिए पूछेगा, फिर स्ट्रक्चर के ऑप्शन दे देगा, तो बैथोलिथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फेकोलिथ, फेकोलिथ में दो एनसीईआरटी की लाइन क्या है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन लेंस सेट स्ट्रक्चर, ये आपका फेकोलिथ। ठीक है, ये फेकोलिथ है। फिर आपका आता है ये डाइक वेंट पाइप लाइक स्ट्रक्चर, सीधा सा है, डाइक है, एक वेंट पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिकली और इन सम कंडीशन थोड़ा पैरेलल होती है बैथोलिथ की। ठीक है, फिर बात करते हैं लेपोलिथ, ये सॉसर शेप होता है जो कि मेन वेंट से कनेक्ट होता है। फिर आता है अपना सिल ये पैरेलल होता है बैथोलिथ की। ठीक है, फिर ये होता है इंटेंसिव मास ऑफ बैथोलिथ, जो भी यहाँ निकला हुआ है ना, इसका इंटेंसिव मास
जो कि स्मॉल माउंटेन शेप का होता है, ठीक है, छोटा सा। और बस ये मेन था, आपको ये पता होना चाहिए, ये मेन है, मेन ओपनिंग इवेंट है, ठीक है, ये जहां से लावा निकल रहा है। और क्या होता है जब ये यहाँ से लावा निकलता है तो यहाँ के जो आउटर होता है, जैसे जो जहां से लावा नीचे गिर रहा है, जैसे ये पूरा माउंटेन सिस्टम है, अब एक कोने से लावा गिर रहा है तो वहां से ना वहां का रॉक पिघल जाता है, वहां ब्रोकन डाउन हो जाता है, तो वहां पे एक वाटरफॉल वगैरह बनता है। जैसे अपने यहाँ का जो वाटरफॉल है ना मेनली, वो अपने इंडिया में भी जो कई वाटरफॉल है, जैसे जोग फॉल है और धुआंधार फॉल है, ये वो इस तरह के स्ट्रक्चर से बना है। जोग हो गया, धुआंधार फॉल हो गया, वो इसी वजह से बना है कि लावा निकले हैं और यहाँ टूट गया। अब ये प्रीकैम्बियन एरा या काफी उसके बाद का स्ट्रक्चर है, तो उतना हम अंदर जाएंगे नहीं, लेकिन वाटरफॉल जैसे जोग हो गया और धुआंधार हो गया, वो इस वजह से बने हुए हैं। तो ये था इंट्रिंसिव, अर्थ के अंदर कैसे किसी इंट्रिंसिव बोलो तो किसी भी वॉल्केनो के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, वो ये करता है बैथोलिथ, फैकोलिथ। फैकोलिथ में सिर्फ इतना याद रखना है, लेंस शेप्ड है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन स्ट्रक्चर होता है। लैपोलिथ सॉसर शेप्ड है, सीधा सा देगा, सॉसर शेप्ड लैपोलिथ। डाइक हो गया ये वर्टिकल और ट्रांसवर्स, ठीक है, बरिंग टू प्लेन, इसके प्लेन क्या होता है बस। बाकी ये प्लेटूज वगैरह डाइक वगैरह आपको पता है, ये इतना याद रखना। ये इंटेंसिव, एक्सटेंसिव देख लेते हैं। एक्सटेंसिव क्या, जो अर्थ के सरफेस, तो ये डायग्राम बनाया हुआ है एस और सिंडर कोन। इसमें क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एस एंड ब्रोकन रॉक। होता क्या है, लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद उसके जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो खुद से एक शेप ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं एस एंड कोन, सिंडर कोन। एक कंपोजिट होता है, इसमें क्या है, ये अल्टरनेट लेयर होते हैं, एक रॉक का मटेरियल होगा, एक लावा का होगा, मतलब निकला एक रॉक और मटेरियल होगा, दूसरा लावा होगा, रॉक और मटेरियल लावा होगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कंपोजिट और स्ट्रेटो वोल्केनो। फिर अगला आता है पैरासिटिक कोन। पैरासिटिक कोन में क्या होता है कि मान लीजिए ये मेन जो वेंट निकला वोल्केनो का, उसके ऊपर पैरासाइट मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे के ऊपर फीड करे, किसी दूसरे पे निर्भर हो, तो ठीक है। जो ये मेन है ना, ये मेन वेंट है, ये सीधा ग्राउंड से नहीं निकला है, यहाँ पे बैथोलिथ से नहीं निकला है, ये मेन पाइप से निकला हुआ है, ठीक है, जो पूरा लावा सिस्टम जिससे बाहर आ रहा है ना, उससे निकला हुआ है, ना कि ये बैथोलिथ नीचे से नहीं कनेक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं। फिर अगला है अपना ये बेसाल्टिक नॉर्मली है अगला, कि जब बहुत ज्यादा प्लेन हो जाता है ना, मतलब कोई जैसे इन तीनों को तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन लास्ट वाले की सिचुएशन ये हो जाती है कि जो सील्ड कोन है ये बहुत लंबी दूरी में फैल जाता है। जैसे अमेरिका का कौन सा है, हवाई है, हवाईन आइलैंड है ना, ये इसी का एग्जांपल है। ये लावा निकला और बहुत दूर तक फैल गया, ठीक है, हाइट लोअर होती है और वाइडर होता है। तो ये अपन ने देख लिया वोल्केनो के लैंडफॉर्म में स्ट्रक्चर, ठीक है, कि क्या क्या लैंडफॉर्म की वजह से क्या क्या हुआ। अब हम आपको, ये तो हो गया अपना वोल्केनो का बेसिक चीज हो गया। आगे मैं आपको आगे का बताता हूं। अब अगर ये हम कहें कि एक छोटा सा माइंड मैप बना लें जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरा कि अब देखिए फिजर के बेसिस पे भी ना कि कहीं कहीं पे सीधा बेंट पाइप से निकल रहा है, ठीक है, सेंट्रली इरप्शन हो रहा है, कहीं फिजर इरप्शन हो रहा है, तो मैं इसको एक छोटे से माइंड मैप के समझाऊंगा जिससे आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। जैसे ये आ गया अपना वोल्केनो, ठीक है। अब वोल्केनो का जो डिवीजन है ना वो दो हिसाब से हुआ है। अब जो इसके पहले अपन ने पढ़ा था ना वो सीधा वोल्केनो की डेफिनेशन, वोल्केनो कैसे बनता है, कहां से निकलता है, इस डायग्राम में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपसे कि कैसे वोल्केनो को डिवाइड किया गया है। तो इसको दो हिसाब से किया गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन पे, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन में, तो इसमें दो हैं, ठीक है, एक है फिजर इरप्शन और एक है सेंट्रल, ठीक है। अब आप ये समझ रहे होंगे फिजर में क्या होता है कि मेन से नहीं निकलता है, ये डाइवर्जेंस, इन केस ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, या फिर जब स्प्रेडिंग होती है। फिजर में क्या होता है, देखिए वोल्केनो का क्या केस होता है कि एक तो होता है सेंट्रली, इसमें क्या होगा सेंट्रल कौन से ऐसे निकलेगा। एक में क्या होता है सेंट्रल से नहीं निकलेगा, किसी अदर जगह से निकल जाएगा, जहां प्लेट सब्जेक्ट हो रही है, जैसे कोई दो प्लेट जहां है, दो प्लेट के बीच से निकल जाएगा। मान लो दो प्लेट है, इसमें ये स्ट्रक्चर नहीं बना लेकिन वहां से निकल जाएगा, तो ये फिजर हो गया, फिजर इरप्शन हो गया। सेंट्रली में क्या पूरा सेंट्रल से निकलता है, ठीक है। और सेंट्रल की खास बात क्या, इसमें वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं,
बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। और ये कन्वर्जेंस, अब समझ रहे हो ना। देखिए दो, ये कैसे मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कि ये दो प्लेट है, ठीक है। अब ये प्लेट अगर पास में आई, प्लाट पास में आई ना, तो ये मुड़ जाएंगी, वो ऐसे मुड़ेंगी। ये मुड़ी, इस कंडीशन में देखिए सेंट्रल इरप्शन हुआ, माउंटेन बना और बीच से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहीं सबसे कम जो थिकनेस होगी ना प्लेट की, वो कहाँ होगी, एकदम सेंटर ऊपर होगी, तो यहीं से इरप्ट होगा। और बात करते हैं सबडेंस की, यहाँ से फिजर की, तो इसमें क्या होगा, दो प्लेटें ऐसे होंगी तो बीच से निकलेगा, तो वो फिजर होगा। और जब ये सेंटर वाला है तो तुम ऊपर से निकलेगा, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, ये एक्सप्लोसिव नेचर पूछ लेगा, ये मोर एक्सप्लोसिव होता है, ये मोर एक्सप्लोसिव होता है, ये लेस एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। ये प्लेटूज वगैरह में निकलता है, आपको बता ही दिया। ये डाइवर्जेंस होता है, इसकी डाइवर्जेंस के केस में होता है, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजर, ठीक है। एंड बेसिस किसके, इरप्शन के बेसिस पे एक फिजर हो गया, एक सेंट्रल हो गया। अगला जो देखेंगे वो एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बेस पे तीन में डिवाइड किए गए, एक है एक्टिव, एक है डॉर्मेंट, और जो तीसरा है वो है एक्सटिंक्ट, ठीक है। अब एक्टिव जो कि जो एक कॉमन पैटर्न पे, मतलब एक जो कॉमन समय पे निकलता रहता है, जैसे इरेप्टेड इन पास्ट या फिर आगे फ्यूचर में इरेप्ट होने का चांस हो, वो एक्टिव होता है। डॉर्मेंट का केस क्या होता है कि पास्ट में हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में वो सोया हुआ हो अभी, और फ्यूचर में भी निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक्टिव जो फ्यूचर में हुआ हो, मतलब पास्ट में हुआ हो, फ्यूचर में होने की संभावना भी है और बीच बीच में होता भी रहे, वो आता है एक्टिव के अंदर। डॉर्मेंट के अंदर क्या होता है, फ्यूचर में हुआ हो, प्रेजेंट में सोया हुआ हो, लेकिन आगे चल के ये हो सकता है, ठीक है। अभी एग्जांपल इसके बताऊंगा। और जो एक्सटिंक्ट वाले हैं वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब अब ये उनका होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो एक्टिव है, एक्टिव में पूछ लेगा आपको ये ओजल डेल स्लेडो, ये सीधा सा यही पूछ लेता ना कि कौन सा एक्टिव है, ये ओजल डेल स्लेडो, ठीक है। ये कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। और ये माउंट एटना है, एटना है अपना इटली में। और फिर अपना है बैरन, बैरन अपने इंडिया में है। फिर कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी है। उसके बाद फ्यूजी है, फ्यूजी सबको पता होगा, जापान में है। उसके बाद एक एल्ब्रस एराबस करके अंटार्कटिका में। और डॉर्मेंट वाले में बात करें तो डॉर्मेंट में चिम्बेराजो हो गया और किलमंजारो हो गया, वेसुवियस हो गया। वेसुवियस इटली में है, किलमंजारो पता ही आपको, अफ्रीका। तो ये आपका हो जाएगा। एक्सटिंक्ट वाला इतना याद नहीं करना है। तो ये हो गया आपका वॉल्केनो, वॉल्केनो का डिवीजन हो गया किस बेसिस पे, ये इरप्शन के बेसिस पे और ये पीरियोडिसिटी के बेसिस पे। ये बेसिक था। हमने लावा का पूरा पढ़ ही लिया, टाइप ऑफ लावा भी पढ़ लिया, तो पूरा वॉल्केनो हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको और एकदम डायग्राम से बता दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर वो रह गया तो रह जाएगा, ठीक है। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म आपने सुना होगा, ठीक है। एक मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ वो समझा दूंगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। वॉल्केनिज्म में एक छोटा सा टॉपिक जो मैं बोल रहा था कि बता देता हूँ आपको, वो है हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म में क्या होता है ना कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि यूनिक होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है प्लेट की बाउंड्रीज पे नहीं होते हैं, ये किसी मेंटल, ये नॉर्मली किसी कोर की सतह से कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये तीन बेसिक जो स्ट्रक्चर हैं वो हैं गीजर, हॉट स्प्रिंग और फ्यूमारोल्स, ठीक है। होता क्या है इसमें कि कहीं कहीं पे अर्थ की सरफेस में, अर्थ का जो आउटर है उसकी सरफेस में लेयर होती है, बहुत थिन होती है। और वो थिन होने के कारण जो ये लावा है, ये लावा की एनर्जी से वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो अलग अलग फॉर्म में स्ट्रक्चर बनते हैं। वो क्या है हम वो देखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे जिससे ब्रेक हुई ना उसी को मेंटल प्लूम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हल्की थी, ब्रेक हो गई, तो वो पूछ सकता है मेंटल प्लूम्यूल क्या है, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो इसमें तीन स्ट्रक्चर होते हैं, गीजर, एक हॉट स्प्रिंग और फ्यूमारोल्स। गीजर में क्या होता है ना कि वाटर प्लस स्टीम निकलता है, गीजर वाटर प्लस स्टीम। क्वेश्चन यही पूछेगा कि गीजर से किस फॉर्म में, जो गीजर का प्रोडक्ट है, गीजर से क्या निकलता है, तो सीधा से बोलना है कि गीजर से वाटर प्लस स्टीम निकलता है। और अगला पूछेगा कि जो स्प्रिंग है ना, ये हॉट स्प्रिंग से क्या निकलता है, तो सिर्फ वाटर, हॉट स्प्रिंग से सिर्फ वाटर निकलता है। और
फ्यूमारोल से क्या निकलता है, फ्यूमारोल से गैसेस निकलते हैं। अब ये गैसेस नॉर्मल तो होंगे नहीं, वो गैसेस क्या होते हैं, स्टीम होते हैं, गर्म स्टीम होते हैं ना, वो फ्यूमारोल से निकलते हैं। एनर्जी का मेन एनर्जी नीचे से आ रही है, तो इसी कारण से गीजर से निकलता है वाटर प्लस स्टीम, सीधा सा नॉर्मल आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हॉट स्प्रिंग से निकलता है सिर्फ पानी, और फ्यूमारोल से निकलता है गैसेस। तो ये बेसिक चीज़ें थी। आपको पूरा वॉल्केनो कवर कर दिया गया। वॉल्केनो मैंने देखा कि वॉल्केनो बनता क्या है, वॉल्केनो आता कहाँ पे है, वॉल्केनो क्यों आता है, वॉल्केनो का जो एक्सटेंसिव है इंटेंसिव स्ट्रक्चर है वो बता दिया मैंने। फिर वॉल्केनो में जो डिफरेंट जो दो क्लासिफिकेशन किया था आपने कि जो उसके इरप्शन होने का, ठीक है, और मतलब क्या क्या रीज़न है, जो दो क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा था वॉल्केनो का वो देख लिया, जो इरप्शन का था, और दूसरा वो पीरियोडिसिटी वाला था, ठीक है। ये दोनों के इरप्शन और पीरियोडिसिटी वाला कवर कर लिया, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर ही कर ली हैं, हो गया। अब इसमें आपको बस ये देखना है कि वॉल्केनो आता कहाँ पे है, मतलब कुछ ऐसे रीजन है ना जहाँ पे वॉल्केनो ज़्यादा आते हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, ये वैसे बता दे रहा हूँ कि आपका आइडिया रहे कहाँ से ज़्यादा था। तो जब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो की बात करेंगे ना, एक मिनट रुकिए, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्केनो सबको पता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट पे कितना 60%, पूरे वर्ल्ड का 60% वॉल्केनो सरकम पैसिफिक बेल्ट पे ही आता है। पूरे वर्ल्ड का 60% वॉल्केनो सरकम पैसिफिक बेल्ट पे आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा जो आता है वो होता है मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट पे, ठीक है, जो अफ्रीकन एंड इंडियन प्लेट है। अब यार स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर लगभग 20% वॉल्केनो आते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट पे। जो दूसरे नंबर का है वो आपका ये है मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट, अफ्रीकन इंडियन प्लेट। जो तीसरा सबसे ज़्यादा है वो मिड ओशियनिक बेल्ट पे आता है 15%। ये तीसरा मिड ओशियनिक बेल्ट पे 15%। मिड ओशियनिक बेल्ट क्या है, जैसे आपको पता है कि वॉल्केनो ऑफ आइलैंड जहाँ पे बना होता है वही है। तो बेसिकली ये तीनों थे, और ये हॉटस्पॉट वगैरह लगभग 5% है वर्ल्ड वॉल्केनो का, ये सब देख लीजिएगा। और तो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, बेसिकली वॉल्केनो देखा, वॉल्केनो की टाइप देखा, वॉल्केनो कहाँ आता है ये देखा, वॉल्केनो का स्ट्रक्चर क्या था ये देखा, और कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो हॉटस्पॉट है उसको भी देखा। स्पेशल तरह का वॉल्केनो जिससे फ्यूमारोल्स वगैरह हो गया, हॉट स्प्रिंग वगैरह हो गया ये। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा मतलब अच्छा लगा होगा पढ़ के। रिव्यू करिएगा कैसा लगा, मतलब क्या ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा रहा तो। थैंक यू वेरी मच।